बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंस का मतलब होता है टू पे फॉर। इसका मतलब ये है कि आपने अपने अखराजात को क्या करना है, पूरा करना है। तो यहाँ पर जो पहली चीज़ समझने वाली है वो ये है कि एक इकॉनमी के अंदर जब हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से मेन सेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी जिनको अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करना होता है, तो उनमें हमें चार मेन सेक्टर्स नज़र आते हैं। वो चार मेन सेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक को हम पर्सनल सेक्टर कहते हैं, ये देखें, पर्सनल सेक्टर जिसमें हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल्स शामिल हैं। और फिर आ जाता है हमारे पास बिजनेस सेक्टर, जिसमें कंपनीज और अदर बिजनेसेस शामिल हैं, फर्म्स शामिल हैं। और तीसरा जो सेक्टर आता है उसको हम पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं। इसको हम पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। तो पब्लिक सेक्टर, और उसके बाद चौथा सेक्टर होता है जो कि जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर कहते हैं, जो कि यहाँ पर इस जगह पर इस बुक के अंदर उसको जो है वो शामिल नहीं किया गया है, तो उसको इग्नोर किया गया है। तो अब हम ये तीन मेन सेक्टर्स पे बात करेंगे। इन तीनों के अंदर, इन तीनों सेक्टर्स के अंदर, यानी पर्सनल सेक्टर के अंदर या प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ये दोनों जो हैं ये हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर, और ये जो है ये पब्लिक सेक्टर है। दिस इज पब्लिक सेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स के अंदर हमने ये चीज़ चेक करनी है कि मूवमेंट ऑफ मनी जो है वो कैसे होती है, यानी पीपल के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, सॉरी। तो फ्लो ऑफ फंड्स जो है, तो फ्लो ऑफ फंड्स का मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ मनी है। मूवमेंट ऑफ मनी किन के अंदर होगी? पीपल और इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो वो कैसे होती है? और ये जो फ्लो ऑफ फंड्स है, इसको अगर हम थोड़ा सा एक मैकेनिज़्म के ज़रिए समझ लें, ये मैं आपको समझाता हूँ। ताल्लुक जो है फाइनेंस का मतलब ये है टू पे फॉर। टू पे फॉर का मतलब ये है कि पूरा करना। किसको पूरा करना है? अपने जो लार्ज एक्सपेंडिचर्स है ना, उनको आपने पूरा करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको ये बताया था कि एक्चुअली दो किस्म की मखलूक होती है। एक वो होती है जो कि जिनको हम सेवर्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो होते हैं वो बैंक होते हैं, और इनका जो ताल्लुक होता है वो होता है इन्वेस्टर के साथ। अब इसका मतलब ये है कि सेवर वो लोग हैं जिन लोगों के पास जो है वो फंड्स हैं, जिनके पास सरप्लस, ये सरप्लस यूनिट्स हैं, सरप्लस यूनिट्स हैं, जिनके पास पैसा है। और इन्वेस्टर वो हैं जो कि जिनके पास पैसा नहीं है, ये डेफिसिट यूनिट्स हैं। अब इनको, सेवर्स के पास जब पैसा होता है तो वो पैसा लेके बैंक के पास चले जाते हैं और वो अपना पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करवा देते हैं। और जब ये पैसा अपना यहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं तो इसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिपॉजिट करवा दिया 100 रुपये, तो 100 रुपये बैंक में जमा करवा दिया इसने। तो बैंक जो है वो इसको, इस चीज़ का क्या करता है, इसका मुआवजा देता है, इसका इनाम देता है और इसको सूद देता है, यानी, और उस सूद का नाम है डिपॉजिट रेट। दैट इज़ कॉल्ड डिपॉजिट रेट। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सेवर पैसा बैंक में जमा करवाएगा तो बैंक उसको, उसका एक सूद देगा और उस सूद का नाम होगा डिपॉजिट रेट। फिर बैंक क्या करेगा, ये पैसा उठाकर इन्वेस्टर को दे देता है, और इन्वेस्टर जो है
जब ये कर्जा लेता है तो इन्वेस्टर बैंक को सूद देता है, तो जो सूद इन्वेस्टर बैंक को पे करता है उस इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं लैंडिंग रेट। समझ रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, लैंडिंग रेट कहते हैं। तो अब ये दो तरह के इंटरेस्ट रेट हैं, यानी इंटरेस्ट रेट जो हैं वो दो तरह के हो गए, एक डिपॉजिट रेट हो गया और दूसरा जो है हमारे पास क्या हो गया, लैंडिंग रेट हो गया। ये दोनों इंटरेस्ट रेट हैं। डिपॉजिट रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो बैंक सेवर को पे करता है, यानी ये बैंक क्या करता है, बैंक पे करता है टू डिपॉजिटर्स, यानी कौन है वो, सेवर्स। और ये जो लैंडिंग रेट है ये इन्वेस्टर पे करता है, इन्वेस्टर पेज टू बैंक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इंटरेस्ट रेट हैं। और ये जो नॉर्मली जब लैंडिंग रेट जो होता है वो डिपॉजिट रेट से ग्रेटर देन होता है, यानी लैंडिंग रेट इज ग्रेटर देन डिपॉजिट रेट। इसकी वजह ये है कि बैंक ने अगर फॉर एग्जांपल डिपॉजिट रेट 10% दिया है तो इनसे वो लैंडिंग रेट जो है वो 20% लेगा, तो इसका मतलब ये है कि 20% में से 10% वो सेवर को दे देगा और 10% बैंक खुद अर्न करेगा। समझ आ गई। और इस चीज को हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट स्प्रेड, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। और वो क्या होता है, लैंडिंग रेट माइनस डिपॉजिट रेट। जैसे लैंडिंग रेट कितना था 20% और डिपॉजिट रेट कितना था 10%, तो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, जो कि बैंकों का मुनाफा है। तो ये क्लियर होगी सारी बातें कि सेवर्स कौन होते हैं। सेवर एक्चुअली सरप्लस यूनिट्स होते हैं और इन्वेस्टर जो होते हैं वो डेफिसिट यूनिट्स होते हैं। और अब यहाँ पर एक चीज़ और भी समझने की ज़रूरत है जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि द ईज with which any asset can be converted into cash without losing its nominal value and low transaction cost। इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी का मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको। लिक्विडिटी का मतलब है ईज, ईज का मतलब है आसानी, कितनी आसानी से आप किसी भी एसेट को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, कैश के अंदर। तो जितनी जल्दी आप किसी भी एसेट को कैश में कन्वर्ट करेंगे वो उतना ही लिक्विड होगा। और जब आप उसको कैश में कन्वर्ट करें तो उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो कम से कम होनी चाहिए। और जब आप उसको कन्वर्ट करवाएं तो कन्वर्ट करवाने पे जो उसकी कॉस्ट आती है वो भी लो होनी चाहिए, जिसे लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो लोग बात करते हैं तो लिक्विडिटी का मतलब वो बजाते खुद कैश ले लेते हैं। तो इसका मतलब कैश सबसे ज़्यादा दुनिया में जो लिक्विड है वो खुद कैश है। अब कैश में ही तमाम एसेट्स ने क्या करना होता है, कन्वर्ट होना होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक घर है, घर ने भी किस में कन्वर्ट हो जाना है, कैश में। आपके पास गोल्ड है, उसने भी कैश में कन्वर्ट हो जाना है। इसी तरीके से आपके पास कार है, उसने भी कैश में कन्वर्ट हो जाना है। आपके पास बाइक है, उसने भी कैश में कन्वर्ट हो जाना। तो जो कुछ भी है उसने कैश में कन्वर्ट होना है। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपका घर जो है किसी ऐसे इलाके में है
जो कि इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा? और एक आपका घर ऐसी जगह पे है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, तो वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा? तो जो डेवलप्ड एरिया में होगा वो ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम कहेंगे कि वो घर ज़्यादा लिक्विड है। और जो आपका ज़्यादा लेस लेस डेवलप इलाके में होगा वो जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, वो लेस लिक्विड होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाइक है और वो बाइक फॉर एग्जांपल आपके पास यामाहा है और दूसरी दो बाइक हैं आपके पास, एक आपके पास होंडा CD70 है, तो कौन सी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी जब आप बाजार में बेचने के लिए जाएंगे? तो आप देखेंगे कि होंडा जो है वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी जो दूसरी बाइक की निस्बत। तो आप कहेंगे कि होंडा बाइक ज़्यादा लिक्विड है। तो लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ कैश में कितनी जल्दी होती है। ये यानी लिक्विडिटी के जो मेयार है ना, वो एक तो ईज़ है, आसानी है, और एक है कि उसकी नॉमिनल वैल्यू जो है वो लूज कम से कम हो, और दूसरा ये है कि उसके ऊपर लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ये दोनों क्राइटेरियन छोड़ भी दें तो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन जो है वो ईज़ है कि कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में, यानी सर्विसेज भी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन कितनी जल्दी मुझे चेक मिलेगा? अगर मुझे आज बढ़ा रहा हूँ और आज ही मुझे चेक मिल जाता है या आज ही पेमेंट हो जाती है, तो ये मेरा सर्विसेज हाईली लिक्विड कहलाएंगी। समझ आ गई? तो लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कितनी जल्दी आप किसी भी एसेट को, किसी भी सर्विस को कितनी जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या लिक्विडिटी का मतलब है कैश, या कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए? जब आपके पास लिक्विडिटी होती है तो आपको क्या फ़ायदा होता है? आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपके पास इंस्टेंट परचेजिंग पावर होती है। इंस्टेंट परचेजिंग पावर, यानी आप जब चाहें कोई भी चीज़ जो है वो खरीद सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है उसका। अच्छा, अब लिक्विडिटी क्लियर हो गया। लिक्विडिटी से आगे चलें तो एक और टर्म जो मैं समझा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है सूद। आप लोगों ने कई दफ़ा ये वर्ड जो है वो सुना हुआ है। तो अब लिक्विडिटी की डेफिनेशन जो की गई है, बहुत सारे लोगों ने की है, उसमें एक डेफिनेशन की हुई है J.M. केन्स ने। J.M. केन्स, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था। इसने डेफिनेशन की है। इसने कहा था कि इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड which is given due to parting with liquidity for a specified period of time। इसका ये डेफिनेशन है लिक्विडिटी इंटरेस्ट की। इसने कहा है कि लिक्विडिटी एक इनाम है। रिवॉर्ड का क्या मतलब है? इनाम है, यानी सूद जो है वो एक इनाम है जो कि इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप लिक्विडिटी से महरूम हो जाते हैं। पार्टिंग विद लिक्विडिटी का मतलब है लिक्विडिटी से जुदा हो जाना। पार्टिंग विद जो है उसका मतलब होता है जुदा हो जाना, अलग हो जाना। और डिपार्चर आपने सुना होगा, जुदा होने की जगह। तो पार्टिंग विद लिक्विडिटी का मतलब है लिक्विडिटी से जुदा होने की वजह से आपके पास, अगर आप अपनी लिक्विडिटी किसी को दे देते हैं तो उस लिक्विडिटी को देने की वजह से आपको एक इनाम मिलेगा। उस इनाम का नाम है सूद। और वो जो आप लिक्विडिटी से महरूम होते हैं वो एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए होते हैं। एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप महरूम होते हैं। इसीलिए जब भी कोई भी शख्स या कोई भी इदारा अपनी अपनी लिक्विडिटी या अपना कैश किसी को देता है तो वो उससे महरूम होता है
तो उसका इनाम उसको दिया जाता है। इसीलिए लोग जो हैं वो देते हैं, क्या कहते हैं, सूद देते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको 10,000 रुपये दिया है और 1 महीने के लिए दिया है, 10,000 रुपये दिया है और 10,000 रुपये दिया है और 1 महीने के लिए दिया है, तो आप क्या देंगे फिर? मैंने लिक्विडिटी दे दी ना आपको, तो लिक्विडिटी जब मैंने दी है तो मैं महरूम हो गया लिक्विडिटी से, तो मुझे आप इनाम देंगे, तो आप मुझे उसके ऊपर सूद देंगे। अब वही 10,000 रुपये अगर मैं आपको साल के लिए दे दूं, तो फिर मुझे इनाम भी ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं साल के लिए महरूम हो रहा हूँ, इसलिए उस पर सूद ज़्यादा मिलेगा। समझ आ गई बात? इसलिए जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं ना, फिक्स्ड डिपॉजिट जो बैंकों में आप एक खास टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करवाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए, उन पे इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि आप खास टाइम, एक ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए उनको अपना जो है वो लिक्विडिटी दे देते हैं, और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर देंगे तो इंटरेस्ट कम होता है, इसलिए उसके ऊपर कि आपने थोड़ी देर के लिए लिक्विडिटी दी होती है। इसलिए लिक्विडिटी और इंटरेस्ट में एक ताल्लुक है कि लिक्विडिटी से महरूम होने का इनाम जो है वो इंटरेस्ट है। क्लियर होगी? इसीलिए यहाँ पर जब सेवर ने अपनी लिक्विडिटी बैंक को दे दी थी, ये सेवर ने जाके पैसा बैंक में जमा करवा दिया था, तो बैंक ने उसको इनाम दिया था, और उस इनाम का नाम था डिपॉजिट रेट, जो कि सूद है। इसी तरीके से जब बैंक ने अपनी लिक्विडिटी इन्वेस्टर को दे दी थी, तो इन्वेस्टर ने भी बैंक को इनाम दिया था, और उस इनाम का नाम था सूद, और उस सूद का नाम था लैंडिंग रेट। ये बातें दोनों क्लियर होगी आपको कि जो सेवर है उसको क्यों सूद मिलता है और बैंक को क्यों सूद मिलता है, क्योंकि वो लिक्विडिटी से महरूम हो जाते हैं और वो अपनी लिक्विडिटी दूसरों को दे देते हैं। तो ये लिक्विडिटी और इंटरेस्ट की सारी कहानी। अब जो चीज मैं बता रहा हूं वो ये है कि हमें अभी जो मैंने आपसे कहा कि फ्लो ऑफ फंड्स हैं, तो फ्लो ऑफ फंड्स जो हैं वो मूवमेंट ऑफ मनी है, जो कि फ्लो ऑफ फंड्स क्या है? मूवमेंट ऑफ मनी है, जो कि डिफरेंट जो है वो आपके जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर, उनके दरमियान वो होती है। और मैंने आपको बताया था कि 4 मेन सेक्टर होते हैं। एक जो सेक्टर है वो पर्सनल सेक्टर है, जिसको हम हाउस होल्ड सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो एक तरफ कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर, यानी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में नंबर 1 हाउस होल्ड सेक्टर है, नंबर 2 जो है वो आपके पास फर्म्स हैं और बिजनेसेस हैं, जिसको आप बिजनेसेस भी कहते हैं। नंबर 3 पे जो है वो हमारे पास गवर्नमेंट है, और नंबर गवर्नमेंट के बाद जो है हमारे पास जो है वो ट्रेड सेक्टर है, या ट्रेड सेक्टर है। ठीक है ना जी, या ओवरसीज जिसे कहते हैं, जिनका ताल्लुक ट्रेड के साथ हो सकता है। तो ये 4 हैं। इनमें से हमारी सिलेबस में हम 3 पे बात कर रहे हैं, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हम हाउस होल्ड की फाइनेंस पे बात करेंगे, हम फर्म की फाइनेंस पे बात करेंगे, और हम गवर्नमेंट की फाइनेंस पे बात करेंगे। गवर्नमेंट कैसे फाइनेंस करती है और फर्म्स कैसे फाइनेंस करते हैं, और जो है हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो कैसे फाइनेंस करता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल
हमारे पास मैंने अभी आपसे ये आपको बताया कि एक्चुअली मसला ये है कि कुछ इन तीनों में से, यानी अगर हम 3 सेक्टर ले रहे हैं, अगर हम ये 3 सेक्टर्स ले रहे हैं, तो इन तीनों सेक्टर्स में से कुछ सेक्टर वो होंगे जिनके पास पैसा होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा। तो उनका आपस में ताल्लुक कैसे होगा, उनका आपस में लिंक कैसे होगा? यानी एक चीज तो ये है कि सरप्लस यूनिट्स हैं, तो सरप्लस यूनिट्स, और दूसरी तरफ कौन से हैं जो कि डेफिसिट यूनिट्स हैं। डेफिसिट यूनिट्स हैं। तो सरप्लस यूनिट्स और डेफिसिट यूनिट्स का आपस में क्या करना है, हमने लिंक करना है। ये कैसे लिंक होंगे? तो लिंक करने के लिए जारी सी बात है, हमें इन लिंक करने का मतलब ये है कि फ्लो ऑफ मनी जो है, फ्लो ऑफ मनी जो है वो इनके दरमियान कैसे होगा, यानी सरप्लस से डेफिसिट और डेफिसिट से सरप्लस यूनिट्स के दरमियान फ्लो ऑफ मनी कैसे होगा? तो उसके दो तरीके हैं, दो उसके चैनल्स हैं। एक जो चैनल है वो डायरेक्ट है, 2 चैनल्स, ठीक है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट फाइनेंस, और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट फाइनेंस। तो दो हमारे पास तरीके हैं जिनके जरिए मनी जो है वो फ्लो करती है सरप्लस यूनिट्स से डेफिसिट यूनिट्स की तरफ। जाहिर सी बात है कि पैसा जो है वो इधर से सरप्लस यूनिट से किधर जाएगा, सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट्स की तरफ पैसा मूव करेगा जिनके पास पैसा है, और ये उनको फिर उनका सूद देंगे। तो कैसे होगा ये सारा कुछ? तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर अगर सरप्लस यूनिट्स जो है, यानी अब ये सरप्लस यूनिट्स कौन कौन से हैं, उनको सरप्लस यूनिट्स कह लीजिए, उनको सेवर्स कह लीजिए, ठीक है ना जी। और इनको लैंडर्स कह लीजिए। लैंडर वो होते हैं जो कर्जा देते हैं। इनका एक तरफ ये लोग हैं, और दूसरी तरफ जो कौम है वो कौन है? वो हैं जो कि एक्चुअली बोरवर्स हैं, जो कर्जा लेना चाहते हैं। बोरवर्स कह लीजिए या उन्हें स्पेंडर्स कह लीजिए। ये वो हैं जो स्पेंड करना चाहते हैं। तो अब इनमें इनका आपस में ताल्लुक जो है वो कैसे होगा? अगर तो इनका ताल्लुक, इनमें होते कौन कौन है वो मैंने अभी आपको बताया, वही लोग हैं जो कि 4 हमने बातें की थी। कौन कौन भला? यानी नंबर 1 हाउस होल्ड, नंबर 2 फर्म्स, नंबर 3 गवर्नमेंट, और नंबर 4 जो है वो क्या है आपका, ओवरसीज। इसी तरीके से ये बोरवर भी यही है, यही चारों हैं, यानी हाउस होल्ड फर्म्स हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद हाउस होल्ड है, और उसके बाद ओवरसीज है। यहाँ पे तरतीब थोड़ी सी चेंज की है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्पेंडर्स बोरवर होते हैं वो फर्म्स होते हैं, फिर गवर्नमेंट बोरो करती है, फिर हाउस होल्ड, फिर ओवरसीज करते हैं नॉर्मली। और जो सेवर होते हैं ज़्यादातर हाउस होल्ड सेव करते हैं, फिर फर्म करती है, फिर गवर्नमेंट करती है, फिर ओवरसीज करते हैं। तो तरतीब उसके मुताबिक लिखी हुई है। अब इनका आपस में क्या करना है, लिंक करना है। अगर तो इनका लिंक किसके थ्रू होता है? अगर इनका लिंक होता है किसके थ्रू? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ये आपस में लिंक हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट फाइनेंस। ठीक हो गया जी? दैट इज डायरेक्ट फाइनेंस। यानी डायरेक्टली ये क्या कर रहे हैं, लिंक फंड्स जो हैं वो इनसे सरप्लस यूनिट से बोरोवर्स की तरफ, जो कि डेफिसिट यूनिट्स हैं, उनकी तरफ मूव करते हैं। तो इसको डायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। और ये लोग सारे क्या हैं? ये डेफिसिट यूनिट्स हैं। तो अगर ये इनका ताल्लुक, इनका लिंक, इनसे फंड्स जो हैं, ये फंड्स जो हैं वो, ये इधर फंड्स लिख लें, फंड्स जो हैं वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू इन तक पहुंचे, इन तक पहुंचे,
तो फिर उसे हम डायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। लेकिन अगर यही फंड्स इधर से फंड्स जो हैं वो किसके थ्रू पहुंचे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू पहुंचे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू फंड्स जो है वो इन तक पहुंच जाएं, किन तक वाला, ये जो बोरवर्स हैं या स्पेंडर्स हैं या डेफिसिट यूनिट्स हैं, तो अगर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू पहुंचे तो इसको जनाब हम क्या कहते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। तो इनडायरेक्ट फाइनेंस का मतलब ये है कि अगर सरप्लस यूनिट्स का लिंक डेफिसिट यूनिट्स के साथ होता है और वो लिंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू होता है तो उसे हम इनडायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। और अगर इन सरप्लस यूनिट्स का लिंक डेफिसिट यूनिट्स के साथ अगर फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू होता है तो उसे हम डायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये फर्क समझ आ गया कि लिंक जो होता है वो दो तरह से होता है, या तो डायरेक्टली होता है फाइनेंशियल मार्केट के जरिए या इनडायरेक्टली होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के जरिए। अभी हमें ये दोनों लफ्ज भी समझने हैं कि फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में क्या फ़र्क है, ये भी समझते हैं। लेकिन सो फार सिर्फ ये समझने की कोशिश किया है कि जो दो तरह के लोग होते हैं, जो सरप्लस होते हैं या डेफिसिट यूनिट्स होते हैं, उनके दरमियान फ्लो ऑफ फंड्स जो है वो मूव कैसे करता है। या तो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू करता है जिसे डायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं, या फिर इनडायरेक्टली फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के थ्रू करता है, उसको इनडायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। अब जो है वो हमने समझना है नीड ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। देखिए बात ये है कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पहले उसमें फ़र्क समझते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में क्या फ़र्क है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग करता है। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग करेगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। ठीक हो गया। अब अगले ही क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कागज का टुकड़ा होता है, ठीक है, और उसके ऊपर वो यूज होता है कर्ज देने के लिए, कर्ज लेने के लिए। जब आप एक कागज का टुकड़ा इशू करते हैं तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट होती है, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लिखे होते हैं, ठीक है ना, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। जैसे आप आम एग्जांपल बॉन्ड की ले लीजिए, बॉन्ड जो है या शेयर जो है, बॉन्ड की शक्ल ले लीजिए या शेयर की शक्ल ले लीजिए। शेयर आपने नाम सुना होगा, कंपनियों के जो शेयर होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। समझ आ गई बात आपको। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि कागज़ के टुकड़े पर इसका उसके अंदर होता है कि पीस ऑफ पेपर होता है, कर्ज लेने देने के लिए यूज़ होता है, फिर उसके अंदर गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट होती है, और फिर चौथे नंबर पे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, वो कहलाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और जो इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदते और बेचते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो डील करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, बैंक भी उसमें शामिल है। अब बैंक क्या करता है, बैंक जो है वो तीन काम करता है। नंबर वन कि वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि बैंक क्या करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद बैंक क्या करता है, बैंक जो है वो लोन्स को यानी एडवांस करता है। दो काम हो गए। फिर बैंक जो है तीसरा काम ये करता है कि वो सेंट्रल बैंक की जो रिजर्व रिक्वायरमेंट होती हैं उसको भी पूरा करता है। तो ये तीन चीज़ें जब पूरा करता है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाता है या डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहलाता है। लेकिन बैंक जो है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो अगर दो काम मजीद कर ले, यानी दो काम मीन्स है तो वो एक चीज़ लेकिन उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वो फाइनेंशियल
एसेट ट्रांसफॉर्मेशन भी कर ले तो फिर वो वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इसे हम कहते हैं एफएटी। एफएटी कहते हैं फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल एसेट्स को आप क्या करते हैं, आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज कर देना। और जो ये काम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है उसे हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एफएटी नहीं करते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफएटी करेगा वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बन जाएगा। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी समझ आ गया आपको? मतलब ये कि नंबर वन जो है वो एक्सेप्ट करता है किसको, डिपॉजिट्स को, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, ये चीज हो गई। नंबर टू उसमें हमने कहा कि एडवांसिंग द लोन्स, लोन देता है वो। और नंबर ये दो काम जो करता है, प्लस नंबर थ्री रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक पूरी करता है। तो जो ये तीन काम करेगा उसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह देंगे। क्या कहेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन ये तीसरे के साथ अगर चौथा ये भी कर दे तो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कह देंगे। यानी चार काम हो जाएंगे तो वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो है वो बन जाएगा। फाइनेंशियल एसेट्स को वो ट्रांसफॉर्म भी करेगा। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होती है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होता है, लेकिन हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी नहीं होता, क्योंकि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता। लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन करता है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बन जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। उसको हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कह देंगे। यानी every financial intermediary is a financial institution, but every financial institution is not financial intermediary। समझ गए? ये चौथा फंक्शन जो ऊपर परफॉर्म करेगा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होगा। तो फाइनेंशियल एसेट्स को वो क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी समझ आ गई। यहाँ पे इसने ये बताया है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में आपको मजीद समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, इसी चैप्टर के अंदर आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये मैं दोबारा से फाइनेंशियल पहले इंटरमीडियरी समझा दूंगा आपको। ये देखें, ये रहा, ये है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इसने लिखा है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर द इंस्टीट्यूशंस which channels funds from savers to borrowers। ये डेफिनेशन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की एक वीक डेफिनेशन है, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है उसमें ये है जो मैंने अभी आपसे कहा कि वो फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक ये और एक ये। यानी एक मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और एक जो है वो रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों मिलकर इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन। यानी फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन भी दो हिस्सों में डिवाइड होती है। इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज और समझा दूं, अपने खुद लिख के समझाता हूँ। ये जरा ओपन हो ले वन नोट। जैसे अभी हमने, आपको याद है ना कि अभी हमने दो एंटिटीज बनाई थी। एक तरफ हमने लिया था किसको भला? सेवर्स को, और एक तरफ हमने लिया था इन्वेस्टर्स को। या इन अदर वर्ड्स, एक तरफ हमने लिए थे सरप्लस यूनिट्स और एक तरफ लिए थे डेफिसिट यूनिट्स। तो सरप्लस यूनिट्स और डेफिसिट यूनिट्स की कहानी है। देखें,
जब आप सेवर जो है वो बैंक के पास जाके पैसा जमा करवाते हैं, तो ये फाइनेंशियल बैंक क्या है, बैंक बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी हो सकता है। देखें, अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ें तो उसमें पहला यह था कि एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। तो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स में याद कीजिए, तो सेवर ने पैसा बैंक में जमा करवाया, तो बैंक ने वो डिपॉजिट्स क्या किए, एक्सेप्ट किए, तो पहला फंक्शन आ गया। फिर उन्होंने वो पैसा किसको दे दिया, बैंक्स ने इन्वेस्टर को दिया था, वो मैंने डायग्राम अभी बना के दिखाया था आपको। तो ये था एडवांसिंग द लोन्स, ये दूसरा फंक्शन परफॉर्म किया था उन्होंने। लेकिन वो सारा पैसा उन्होंने नहीं दिया था, उसमें से उन्होंने कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट भी पूरी करके बाकी दिया था पैसा, तो तीसरी भी प्रॉपर्टी उन्होंने पूरी कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया, क्योंकि उसने सेवर से पैसा लिया, इसको कहते हैं एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। फिर उसने लोन दिया, उसे कहते हैं एडवांसिंग द लोन्स इन्वेस्टर को। और फिर जो लोन दिया तो उसमें रिजर्व रिक्वायरमेंट पूरी करके दिया उन्होंने। तो तीन बातें पूरी होगी, तो इससे ये साबित हुआ कि बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर वो बैंक के अंदर चौथा फंक्शन भी वो परफॉर्म कर दे बैंक, जो कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो फिर इसका मतलब ये है कि बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी बन जाएगा। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बन जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि फॉर एग्जांपल जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं वो क्या करती हैं, मेच्योरिटी को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। ये तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये नहीं कर सकते कि मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्म कर दें। मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसकी एक मेच्योरिटी होती है जिस पे जाके वो एक्सपायर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड है, वो 10 साल का है, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है, ये उसकी एक मेच्योरिटी है, उसके बाद उसने एक्सपायर हो जाना है। तो वो उसको क्या करते हैं, उसकी मेच्योरिटी को चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब है चेंज कर देना। यानी कुछ कुछ जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम जल्दी इसको कन्वर्ट करवा लें कैश में, तो वो उस चीज को कर देंगे। कुछ इसी तरीके से ये यहाँ पे देखें, इसने यही कहा हुआ है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो हैं वो ब्रिज करती हैं गैप बिटवीन द विश ऑफ मोस्ट ऑफ द लेंडर्स फॉर द लिक्विडिटी एंड डिजायर फॉर द मोस्ट ऑफ द बोरर फॉर लोन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखें, जो लेंडर होते हैं ना, जिन्होंने लेंडर का मतलब होता है जिन्होंने कर्ज दिया होता है, वो चाहते हैं कि हमें पैसा वापस जल्दी मिल जाए। उनकी विश क्या होती है, लिक्विडिटी, कि कैश वापस मिल जाए। और जो बोरवर होते हैं ना, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उनको कर्जा ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए मिल जाए। तो दोनों का ताल्लुक किससे होता है, वो चाहता है मेरा पैसा जल्दी मिल जाए, यानी लिक्विडिटी जल्दी मिल जाए, मेच्योरिटी कम से कम हो। और इधर से जो बोरवर होता है वो ये चाहता है कि उसे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कर्जा आगे जरा थोड़ी सी टाइम जरा ज्यादा मिल जाए, उसको पे देर से जरा पे करे। ये काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी करेगी। यानी बोरवर को वो टाइम ज्यादा दे देगी कि आप थोड़ी देर तक पे कर दें, और लेंडर को कहेंगे ये ले पैसे आपको वापस कर देते हैं। तो ये चीज कौन करेगा, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी करेगी। हो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मैंने अभी बताया आपको, लेकिन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफएटी भी कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल जो मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन वो करते हैं, तो उनके पास ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि लिक्विड भी होते हैं, जो इन्वेस्टर जिनकी जरूरत के मुताबिक होते हैं उनको वो दे देते हैं। और उसके अलावा उनके पास कर्ज भी मुख्तलिफ किस्म की टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये काम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कर रही होती है। फिर अगली चीज ये होती है कि रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रिस्क को भी वो, यानी मेच्योरिटी को भी चेंज कर सकते हैं और रिस्क भी वो चेंज कर लेते हैं। यानी रिस्क चेंज करने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होती है ना, वो रिस्क अपने जिम्मे ले लेती है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी भी रिस्क नहीं लेता है। लेकिन इसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक है कि रिस्क को ट्रांसफॉर्म कर देती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल जो सेवर होता है उसकी ये कभी भी ख्वाहिश नहीं होती है वो किसी एक आम बंदे को कर्जा दे दे। जाहिर सी बात है कि मैं अगर आपको कर्जा दूं, मुझे क्या पता वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और रिस्क है कि वो बैड डेट बन जाएगा और वो मुझे वापस नहीं मिलेगा। ये दिस कैन हैपन। इसलिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या करती है, वो बहुत सारे सेवर्स से क्या करती है, बोरो करती है। जब आप एज ए सेवर बैंक के पास पैसा जमा करवाते हैं ना, ये जाके सेवर ने बैंक में पैसा जमा कराया, तो इसका दूसरा मतलब यह है कि बैंक ने आपसे कर्जा ले लिया है।
इस चीज को कहते हैं एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। ये पहला जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, ये पहला फंक्शन। और इनका दूसरा मतलब ये है कि सेवर ने बैंक को कर्जा दे दिया है, समझ रहे हैं ना बात। और वो जाहिर सी बात है कि यही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कैन बोरो फ्रॉम नंबर ऑफ डिफरेंट सेवर्स। सेविंग सेवर ने जो पैसा बैंक को दिया होता है वो एक्चुअली बैंक उसको कर्जा कंसिडर कर रहा होता है, और इसलिए बैंक उसके ऊपर आपको सूद भी दे रहा होता है, ठीक है ना जी। और फिर वो वही पैसा जो है वो किसको प्रोवाइड कर देते हैं, उन उन बंदों को करते हैं जो कि समझते हैं कि इनको जो है वो रिस्क कम से कम है, या रिस्क जो है ना इतना ज्यादा नहीं है। तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी ये काम करी। और इसके बाद अगली चीज मैंने आपको समझाई थी कि बैंक जो है वो ये पैसा किसको देता है, इन्वेस्टर को। तो ये जो दूसरा फंक्शन है, यानी इसको कहते हैं, ये पहला जो है ये है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, दूसरा है एडवांसिंग द लोन्स। एडवांसिंग द लोन्स ये दूसरा है। तो ये दो काम जो कर रहा है वो बैंक कर रहा है ना, तो बैंक इसका मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। लेकिन बैंक एफएटी नहीं कर रहा। अगर बैंक जो है ये मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहा है और रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहा है, तो बैंक को फिर हम बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कहेंगे, समझ रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी 4 काम करता है। 4 काम कौन कौन से करता है ये मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के समझाई थी, जिसमें से पहले 3 जो करता है उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, चौथा करेगा तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कहलाएगा। जैसे ये देखें मैंने अभी आपको लिख के समझाया था, ये 3 काम जो करेगा उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे, और चौथा भी अगर कर लेगा साथ तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल। ये 4 जो करेगा उसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कहेंगे, अगर पहले 3 करेगा तो उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि एवरी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। ओके, ये मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में फर्क समझाया। अभी हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी पे मजीद बात भी करते हैं कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के क्या क्या फायदे हैं हमें। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का एक फायदा तो ये है, ये एडवांटेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, एडवांटेजेस ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। एक तो ये है कि वो एफएटी करती है। एफएटी 2 है, एक फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन में मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है और एक रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दोनों मैंने आपको बताया भी है। मजीद उसके फायदे क्या है वो अभी हमने पढ़ चुके हैं। पहला कि ईज ऑफ सेविंग, ये वही बात है जो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स है, नहीं समझ आई, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स पहली जो बात जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, ये दूसरी वही बात है। एडवांसिंग द लोन्स, ये लोन को एडवांस करते हैं। ये दो बातें वही हैं, इसको पढ़ भी लेते हैं कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो हैं वो क्या करते हैं, वो आपको बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस और कन्वीनियंट वेज देते हैं जिसके अंदर सेवर क्या करता है, सेव कर सकता है अपना पैसा। यानी आप एग्जांपल बैंक की ले लीजिए, तो आप बजाय इसके कि कोई आप सूटेबल बोरवर ढूंढें, जी मैं अपना पैसा उसको दे दूं, मेरे पास फालतू पैसा है, क्योंकि सेवर जो होता है उसके पास सरप्लस मनी होती है, तो वो क्या करता है, वो उस सरप्लस मनी को किसी आम बंदे को देने के बजाय वो कहीं डिपॉजिट कर देता है, कहाँ जाकर, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के ऊपर। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो है उसको उसके ऊपर क्या देती हैं, इंटरेस्ट देती हैं, जाहिर सी बात है। अगर वो डिपॉजिट नहीं करता तो कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वहां से खरीद लेता है और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता रहता है। सो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो है वो ऐसे लोगों को लिंक करता है जो कि बोरवर होते हैं और दूसरी तरफ सेवर्स होते हैं, उनको उनसे फंड्स जो है ना उसका कंड्यूट टू द चैनल ऑफ द फंड्स करता है, यानी वो फंड्स को सेवर से लेके बोरवर तक पहुंचा देता है, और उसके ऊपर जाहिर सी बात है कि सूद मिलता है उनको, और वो अपना एक रिटर्न लेते हैं सेवर जो होते हैं। तो ये पहला फायदा है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का। बैंक उसकी एग्जांपल आपके सामने है। उसके बाद जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है वो क्या करती है, वो दूसरा काम जो मैंने अभी आपको बताया था ये वाला काम, यानी बैंक जो है वो इन्वेस्टर को पैसा देता है, यानी एडवांसिंग द लोन्स, यही बात जो मैंने अभी आपसे कही है। तो इसका मतलब ये है कि वो पैसा जिनको चाहिए, जो कि डेफिसिट यूनिट्स हैं, जो स्पेंडर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो बैंकों के पास जाते हैं या फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं हमें लिक्विडिटी दें, हमें कैश दें। तो वो कैश उनको वो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी उनको जरूरत होती है बोरवर्स को,
वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से राब्ता करते हैं, और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो होती है वो प्रिपेयर्ड होती है कि उनको वो लेंड कर सके, यानी कर्जा दे सके, और उसको उनको वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, और आसानी से बारबर वहां से मनी जो है वो ले सकते हैं वहां पे। ये दो चीजें फायदे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के हो गए। तीसरा ये है कि एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना, एग्रीगेट जमा करना, यानी पैकेज अप जिसे कहते हैं, पैकअप करना। तो आप देखें ना कि एक बंदे से पैसा, आपको पैसा चाहिए और आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो एक सेवर से तो जाहिर सी बात है इतना पैसा नहीं होगा, लेकिन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के पास तो बहुत सारे सेवर आके पैसा जमा करवा रहे हैं ना, तो वो उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा इकट्ठा हो जाता है, बिगर अमाउंट के अंदर। तो आपको अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए तो यू कैन गो टू द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एंड यू कैन गेट द मनी इन लार्ज अमाउंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसी तरीके से एक बहुत बड़ी अमाउंट में एक बंदे के पास पैसा मौजूद है जो सेवर है, वो इतनी बड़ी अमाउंट किसी एक बंदे को दे नहीं सकता, तो उसको भी चाहिए कि वो पैसा अपना जाके फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के पास रखवा दे। इसका मतलब ये वो दोनों सूरतों में कि अगर मतलब सेवर के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो भी बैंक में जमा करवा सकता है, और बहुत ज्यादा पैसा अगर लेंडर को चाहिए, सॉरी बोरोवर को चाहिए, तो वो भी ले सकता है बैंक के जरिए। लेकिन अगर एग्रीगेशन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपको जो है ना वो सर्च करना पड़ेगा ऐसा लेंडर जो आपको इतनी बड़ी अमाउंट में पैसा दे सके। यानी विदाउट एग्रीगेशन आपको बोरोवर को क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसा लेंडर तलाश करना पड़ेगा जो कि या तो इतनी बड़ी अमाउंट में आपको रकम दे सके, या फिर आपको बहुत सारे लोगों से कर्जा लेना पड़ेगा, फिर कहीं जाके जो अमाउंट आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं वो आपके पास आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती। ठीक आ गया जी। और उसके बाद इसमें जो एक चीज आखिरी रह गई, सिक्योरिटी। तो जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है ये जाते खुद फाइनेंशियली जारी सी बात है साउंड होती है, उसके पास बहुत पैसा होता है, और लैंडर का जो पैसा होता है वो सिक्योर होता है, वहां पे लैंडर आसानी से वहां पे पैसा जमा कर देता है, उसे पता है कि मेरा ये पैसा कहीं नहीं जाने वाला। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैड डेट्स would be borne by the financial intermediary as it is lending re-lending operation। अगर वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी ने पैसा किसी को दिया है तो उसकी जिम्मेदारी उस फाइनेंशियल इंटरमीडियरी पे है, सेवर पे नहीं है। सेवर तो लेंडर है, उसने तो पैसा जमा करके चला गया, अब उसको वो लेंड करता है आगे किसी को भी तो उसकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए वो सिक्योर है, उसका पैसा महफूज है। तो मैंने आपको फाइनेंशियल इंटरमीडियरी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक फर्क बताया, और आपको बताया कि किस तरीके से फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज चैनलाइज करते हैं फंड्स को, किधर से, सेवर से लेके बोरोवर को देते हैं, यानी लेंडर से बोरोवर की तरफ, यानी सरप्लस से डेफिसिट यूनिट्स की तरफ। तो ये किस तरीके से चैनलाइज करते हैं, क्लियर होगी बात आपको। तो ये 4.2 फाइनेंशियल इंटरमीडियरी समझ आ गया। और जिस तरीके से ये जिस तरीके से ये फंड्स जो हैं वो सेवर से बोरोवर की तरफ लेके जाते हैं, उस प्रोसेस को फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए जो पहला पहला टॉपिक था, ये आखिरी टॉपिक था, दोनों मैंने मैच करके पढ़ाए हैं आपको। लुक एट दिस, ये देखें, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि, ये मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटाऊं तो, हाँ जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रैशनल फॉर द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी सच एज बैंक्स हु, यानी रैशनल मीन्स के फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की जरूरत क्यों है, जरूरत उसकी वजह क्या है, कि वो लिंक प्रोवाइड करते हैं कि मनी को वो ट्रांसफर करते हैं किधर से, सेवर से बोरोवर की तरफ, और इस ट्रांसफर प्रोसेस का नाम है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। समझ आ गई, इस ट्रांसफर प्रोसेस का क्या नाम है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। अच्छा, अब यहाँ पर जो टॉपिक है वो तो है, पहले मैंने पढ़ाया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, अब जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन मैंने अभी आपको समझाया कि ट्रांसफर प्रोसेस बिटवीन दी, ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ मनी और फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स या लेंडर्स टू बोरोवर्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। अब ये तो प्रोसेस है, अब इसकी जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत पेश आती है सेवर्स को और जो लेंडर्स को यानी बोरोवर्स के साथ लिंक करने की जरूरत क्यों आती है, तो उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है, इसने यहाँ पे बताया है कि जी बार्टर इकोनॉमी जो होती है, उसमें बार्टर इकोनॉमी के अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर, ये मैं यहाँ से मिटा दूं ताकि आपको मजीद समझाऊं।
यहीं पे लिख के समझाऊंगा। जी, ये जगह बन गई हमारे पास। देखें जी, बार्टर इकोनॉमी जो होती है ना, बार्टर इकोनॉमी के अंदर, उसको हम बार्टर इकोनॉमी को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम। बार्टर इकोनॉमी है ना, डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम, जिसमें आप गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के साथ करते हैं, यानी गुड्स देते हैं, गुड्स लेते हैं। तो बार्टर इकोनॉमी में गुड्स का एक्सचेंज गुड्स से होता है, विदाउट एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, अब यहाँ पे बार्टर सिस्टम के अंदर ये होता है जनाब कि इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं, यानी साइमल्टेनियसली होते हैं। और एक्चुअली ये एक ही ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होती हैं, क्योंकि आप एक चीज दे रहे हैं उसी वक्त ही वो ले रहे हैं, तो इसमें कहीं पर भी कोई गैप नहीं आता है। लेकिन मॉनेटरी सिस्टम के अंदर आप ये देखते हैं कि यानी मॉनेटरी सिस्टम जिसमें मनी के जरिए आप चीजों को खरीदते हैं, मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं होते, या इन अदर वर्ड्स ये कह लीजिए कि इनकम और एक्सपेंडिचर सेम टाइम पर नहीं होते, सेम टाइम पर अक्कर नहीं होते। ये बात समझें, इसकी वजह ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि बार्टर इकोनॉमी के अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर तो साइमल्टेनियस है, और लेकिन मनी बेस्ड इकोनॉमी के अंदर इनकम का जो फ्लो है वो no longer has to be the same as the flow of the expenditure, as they do not occur at the same time period। वजह क्या है? वजह ये है कि मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर आपके जो कैश इनफ्लोज होते हैं और कैश आउटफ्लोज होते हैं वो एक ही टाइम पीरियड पे नहीं हो रहे होते। उसकी वजह ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले हाउस होल्ड की एग्जांपल दूं। हाउस होल्ड कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को, आम आम पर्सनल जो लोग होते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, या फैमिली एक कह लीजिए, एक फैमिली जैसे होती है। तो फैमिली में जाहिर सी बात है, मेरी फैमिली है तो उसमें 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, किसी में 4 लोग हैं, किसी में 7 लोग हैं, तो उसे हम कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, फैमिली जिसे कहते हैं। अब हाउस होल्ड लेवल पे अगर आप देखें तो वहां पर आपको ये नजर आता है कि बहुत सारे लोग खुद जो है वो जॉब कर रहे होते हैं। जब वो जॉब करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनकी जो इनकम और एक्सपेंडिचर एक ही टाइम पीरियड पे नहीं हो रहे होते। यानी फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को मंथली जो है वो एक इनकम मिलती है, तो वो पहली तारीख को इनकम मिल गई, और एक्सपेंडिचर उनका पूरा महीना होते रहते हैं, ठीक है ना। ये नहीं होता कि आज आपने एक्सपेंडिचर किया और साथ ही आपको इनकम मिल गई अगले दिन। ऐसा भी होता है, लेकिन ये चीज वो उनके यहाँ होती है जहाँ पे डेली डेली वेजेस लोग होते हैं, वहां पर इन डेली वेजेस के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर उनके सेम होते हैं। लेकिन जहां पर एक टाइम पीरियड के बाद आपको इनकम मिलती है, उनके इनकम और एक्सपेंडिचर बैक वक्त नहीं हो रहे होते, साइमल्टेनिटी नहीं होती उनके अंदर, या इनको एक और अल्फाज में ये कह लीजिए कि वहां पर लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होता है। यानी लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मींस कि सिंक्रोनाइज नहीं होती, यानी साइमल्टेनिटी नहीं होती, मतलब एक ही वक्त में रिसीट्स और पेमेंट्स नहीं हो रही होती। तो लैक का मतलब है ना होना, सिंक्रोनाइजेशन मींस विद इन द सेम टाइम, विद इन द सेम टाइम रिसीट्स और पेमेंट आपको नहीं मिल रहे होते हैं, यानी दे डू नॉट हैव टू अकर एट द सेम टाइम, ये वाली बात है। तो इसको लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द रिसीट्स एंड पेमेंट। तो इस वजह से इनके अंदर जाहिर सी बात है कि उनको अगर एक महीने बाद उनको मिलने हैं पैसे, तो ये एक पहली तारीख को पैसे मिले हैं, फिर 30 को मिले, तो उन्होंने इस इनकम को पूरे 30 दिन के अंदर स्प्रेड करना होता है और अपने अखराजात करने होते हैं। और जाहिर सी बात है बाज़ औक़ात नहीं भी पूरे होते, तो उनकी जब नहीं पूरे होते तो उनको खर्चा पूरा करने के लिए कर्जा भी लेना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। समझ रहे ना बात? तो ये चीज समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि आप अपनी इनकम को सारे के सारे को वो पूरा भी कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मनी इकोनॉमी होती है ना, उसके अंदर या मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं होते, या इन अदर वर्ड्स आपके जो कैश इनफ्लोज होते हैं, कैश इनफ्लोज जो होते हैं वो बराबर नहीं होते किसके, कैश आउटफ्लोज के। ये प्रॉब्लम जब ये नहीं होते तो फिर आपको कर्जा लेना पड़ता है,
क्योंकि आपके वो दोनों चीजें मैच नहीं कर रही होती। यहाँ यही चीज बिजनेसेस में भी होता है, क्योंकि बिजनेसेस में चले जाएं तो उनको भी ये नहीं होता कि आज उन्होंने कोई चीज बनाई है तो साथ ही उनको पैसे वापस मिल गए बेच के। जैसे एक फर्म है, एक फैक्ट्री है, वो उसने एक चीज बनाई तो उसने सबसे पहले होलसेलर को बेची, होलसेलर ने रिटेलर को बेची, रिटेलर ने फिर कंज्यूमर को बेची। तो वो पैसा वापस भी इसी तरह ही आना है, कंज्यूमर से आना है रिटेलर की तरफ, रिटेलर से आना है होलसेलर की तरफ, होलसेलर से फैक्ट्री के पास आना है। तो उसमें एक टाइम पीरियड जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब है कि इनकम वापस उनको वापस जो पैसे मिलने हैं फर्म को, उसमें एक टाइम लगेगा। तो दैट दिस शोज द लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो ये चीज ये है कि ये दोनों चीजें एक ही टाइम पीरियड पे नहीं हो रही थी। इस तरह गवर्नमेंट में भी ऐसे ही होता है कि गवर्नमेंट खर्चे करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, या बिजनेसेस ऐसे करती हैं, या गवर्नमेंट करती है। तीनों किस्म के सेक्टर्स जो है इनके यहाँ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होती है रिसीट्स और पेमेंट के अंदर, यानी इनके यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर एक ही टाइम पीरियड पे नहीं हो रहे होते। ये बात समझे, ठीक है ना जी। इसी वजह से उन लोगों को क्या करना पड़ता है, उन लोगों को कर्जा लेना पड़ता है। और ये शॉर्ट टर्म में भी ऐसे ही होता है, मीडियम टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, कि उनके रिसीट्स और पेमेंट जो है वो वेरी करते हैं टाइम पीरियड के मुताबिक। अब जाहिर सी बात है, जब ये चीज होगी, ये एक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर जब बराबर नहीं होंगे तो व्हाट वुड यू डू, आपको फिर कर्जा लेना पड़ता है, जिसे हम डेट कहते हैं, DEBT डेट। इसमें बी साइलेंट है, डेट, डेट कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, क्रेडिट। तो आपको कर्जा लेना पड़ता है, कर्जा लेने या इसको हम कहते हैं लोन। तो ये एक ही चीज है, डेट, क्रेडिट और लोन। यानी जब भी आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं होंगे, और आपके एक्सपेंडिचर अगर आपकी इनकम से ज्यादा है, तो यू हैव टू टेक द लोन। और यही चीज वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि या तो आपको लोन लेना पड़ेगा। दो चीजें हो सकती है ना, या तो इनकम बराबर नहीं है एक्सपेंडिचर के, तो इसके दो मतलब है। एक मतलब ये है कि इनकम जो है वो ज्यादा हो सकती है एक्सपेंडिचर से। दूसरी चीज ये हो सकती है कि इनकम क्या हो सकती है, कम हो सकती है एक्सपेंडिचर से। ये दो मतलब है। अगर तो ये चीज है, इनकम ज्यादा हो जाती है एक्सपेंडिचर से, तो फिर तो आप सेवर बन जाएंगे। और अगर आप क्या करेंगे, फिर आपको आप बोरवर बनेंगे, आपको कर्जा लेना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो ये दूसरी सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में आपको कर्जा लेना पड़ेगा, यानी या तो सेवर बनेंगे या फिर आप क्या बनेंगे, बोरवर। तो इसका मतलब यह है कि इनको हम नेट सेवर्स कहते हैं या नेट बोरवर्स कहते हैं। नेट सेवर्स और नेट बोरवर्स क्या है वो मैं आपको दोबारा भी समझा देता हूँ। नेट सेवर्स ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये नेट सेवर्स का मतलब ये है कि उनके आउट इनफ्लोज उनकी आउट एक्सपेंडिचर से क्या है, ज्यादा है। और नेट बोरवर का मतलब ये है कि उनकी एक्सपेंडिचर उनकी इनकम से क्या है, ज्यादा है। यही चीज मैंने आपसे कही है। इनको हम नेट सेवर्स और इनको हम नेट बोरवर कहेंगे, समझ गए जी। तो ये चीज समझने की जरूरत है। और ये किसकी वजह से हो रहे हैं, कि इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर ना होने की वजह से। इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर ना होने का मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड के अंदर उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर नहीं है। जैसे आज है, आज इनकम देख लें तो आज ही एक्सपेंडिचर देख लें तो सेम नहीं है। लेकिन बार्टर सिस्टम में इनकम और एक्सपेंडिचर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जब ये प्रॉब्लम होगा तो दो किस्म की मखलूक पैदा हो जाएगी। एक वो जो कि नेट सेवर्स होंगे और एक वो जो नेट बोरवर्स होंगे। और इनको हम जाहिर सी बात है, इनको भी पढ़ के आए हैं कि इनको हम सरप्लस यूनिट्स कहते हैं और इनको हम डेफिसिट यूनिट्स कहते हैं। अब ये सरप्लस और डेफिसिट यूनिट्स को जब आप लिंक करेंगे, इन सरप्लस यूनिट से फिर डेफिसिट यूनिट्स एक्सपेंडिचर्स को पूरा करते हैं। ये ज़हन में रखें कि इन तीनों का एक ही प्रॉब्लम है। तीनों का एक ही प्रॉब्लम, तीनों मींस के हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स और गवर्नमेंट का एक ही मसला है, और वो है लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स। और जब भी इसका आसान मतलब ये है, दे ये वाला मतलब है इसका, ये वाली चीज, दे डू नॉट हैव टू अकर एट द सेम टाइम। यानी फ्लो ऑफ इनकम और फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो एक ही टाइम पर नहीं होते, उनमें गैप आ जाता है। उनको
इस वजह से या तो वो नेट सेवर, इस गैप की नतीजा ये निकलता है, ये नतीजा है, नतीजा ये निकलता है कि या तो वो नेट सेवर बन जाते हैं या वो नेट बोरोवर बन जाते हैं। नेट सेवर्स और नेट बोरोवर मैंने अभी यहाँ पे समझाया कि या तो वो इनकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाती है या कम। जब बराबर नहीं होगी तो दो ही बातें होंगी ना, कि या वो कम हो जाएगी या वो ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये कि तीनों को, या हाउस होल्ड हो या वो बिजनेसेस हो या वो गवर्नमेंट हो, तीनों को एक ही मसला है, और वो ये है कि उनके मॉनेटरी रिसीट्स और मॉनेटरी पेमेंट्स जो हैं वो एक ही टाइम पीरियड पे नहीं हो रही होती। अब जरा आ जाइए कि जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड का मतलब क्या है, ये मैं अभी बता चुका हूँ। हाउस होल्ड का मतलब है इंडिविजुअल्स या पर्सनल सेक्टर, यानी आम लोग, जो फैमिली होती है उसकी बात हम कर रहे हैं, उनके फाइनेंस पे बात कर रहे हैं। और इसमें जरा देखें जो हाउस होल्ड की इनकम है और हाउस होल्ड के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो पहले जरा करते हैं कि वो क्या क्या होते हैं। तो हाउस होल्ड के इनकम और हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर्स क्या क्या होते हैं। तो हाउस होल्ड के इनकम में अगर हम चले जाएं, इसको मैं मिटा दूं जरा आपको समझाने के लिए, ये मिटा के यहाँ पे समझाता हूँ। यहीं पे देखें, जो हाउस होल्ड की इनकम है, यानी उनकी, ये उनकी दो चीजें, एक उनकी इनकम और एक उनका क्या, एक्सपेंडिचर, दो चीजों की बात कर रहे हैं। इनकम कहाँ कहाँ से लेते हैं? नंबर वन, ये आम लोग जो है या तो वो रोजगार से लेते हैं, यानी कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट से। नंबर टू, वो कहाँ से इनकम ले सकते हैं? उनके पास पहले ही पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, सेविंग से। नंबर थ्री, वो उनको पैसा कहाँ से मिलता है? वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं ना कहीं पे, है ना जी, कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वहां से पैसा आना शुरू कर देगा। नंबर चार, हो सकता है कि उन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी, हमारे मुल्क में तो इतना ज़्यादा नहीं है सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी पेंशन है हमारे मुल्क में, तो पेंशन से पैसा आता है। सोशल सिक्योरिटी में ये होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो बेरोजगार लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है डेवलप कंट्रीज के अंदर, उनको उनकी एजुकेशन फ्री होती है, उनके हेल्थ फ्री होती है, उसे सोशल सिक्योरिटी फंड कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी फंड, ठीक है ना जी, सोशल सिक्योरिटी फंड। तो ये इनकम के आने के सोर्स मैंने बताए हैं कि हाउस होल्ड जो होते हैं उनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो जॉब करके आता है, या वो सेविंग उनके पास होती है, या इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है, या वो सोशल सिक्योरिटी या पेंशन से आ रहा होता है उनके पास। इसी तरीके से जो उनके एक्सपेंडिचर्स होते हैं आम लोगों के, हाउस होल्ड मीन्स कॉमन पीपल, तो वो कहाँ से खर्चे कौन कौन से करते हैं? तो उनके तीन तरह के खर्चे होते हैं। एक क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट रन, शॉर्ट टर्म उनकी नीड्स होती हैं। नंबर वन, शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं उनकी। नंबर टू, उनकी मीडियम टर्म कुछ नीड्स होती हैं, मीडियम टर्म नीड्स होती हैं। और तीसरे नंबर पे उनकी कोई लॉन्ग टर्म नीड्स भी होती हैं, लॉन्ग टर्म नीड्स होती हैं। ये तीन तरह के उनके एक्सपेंडिचर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टर्म नीड्स कौन कौन सी होती हैं? शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं जैसे फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, ये उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं। और इसी तरीके से उनकी लॉन्ग टर्म नीड्स होती हैं कि उन्होंने घर खरीदना है, कार खरीदनी है, ठीक है ना जी, ये जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म नीड, ये शॉर्ट टर्म नीड्स हैं, ये लॉन्ग टर्म नीड्स हैं, या अखराजात कह लीजिए। तो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है कि उन्होंने डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए, है ना जी, डे टू डे एक्सपेंडिचर करने के लिए उनके पास कोई कैश होना चाहिए। उसके लिए वो शॉर्ट टर्म जो है वो क्रेडिट कार्ड वगैरह या बैंक से पैसा ले लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आप ओडी कहते हैं इसको, आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा है और आपने 1,10,000 का चेक लिख दिया, तो वो 10,000 रुपया आपका ओवरड्राफ्ट है। वो तो 1 लाख तो आपका अपना है, 10,000 बैंक ने दे दिया आपको फालतू, उसके ऊपर बैंक आपसे सूद ले लेगा, इंटरेस्ट रेट ले लेगा, ठीक है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। वो ऐसे लोगों को बैंक, जिनका बैंक ट्रस्ट होता है, जिनको बैंक को उनके ऊपर, वो उनको ओवरड्राफ्टिंग भी कर देता है। खासतौर पर गवर्नमेंट्स बहुत करती हैं ओवरड्राफ्टिंग बैंकों से। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये आपको बता रहे हैं जी, शॉर्ट टर्म ये बता रहे हैं कि आपके जो शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं और उनको कैसे आप, अगर जब आपके पास पैसा ना हो तो उनको कैसे आप डील करेंगे, वेज टू डील टू लैक विद सिंक्रोनाइजेशन। जब आपके पास पैसा ना हो
और शॉर्ट टर्म नीड्स को कैसे पूरा किया जाए। जब आपके पास फौरी तौर पे पैसा ना हो, तो मीडियम की नीड्स को कैसे पूरा किया जाए। जब आपके पास पैसा ना हो, तो लॉन्ग टर्म की नीड्स को आप किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। और पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं है। आपके पास उस वक्त पैसा नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर बाद आया आपके पास पैसा। तो इसका मतलब ये कि टाइमिंग ऑफ द इनफ्लोज आर अनलाइकली टू मैच विद द एक्सपेंडिचर, यानी उनका अनलाइकली का मतलब है कि इम्कान ही नहीं है कि वो बराबर हो जाएं। जब इस तरह का मसला आता है तो इस चीज को कहते हैं लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। और जब ये लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होगी तो आपने अपनी नीड्स फिर कैसे पूरी करनी है। अब आपने शॉर्ट टर्म नीड्स तो पूरी करनी है, तो उसके लिए तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने उन शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स को और लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर, तीनों किस्म की एक्सपेंडिचर को कैसे पूरा करेंगे जब आपके पास उस वक्त पैसे ना हो जब आपको चाहिए होते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप अपने पास शॉर्ट टर्म नीड्स हैं, तो रूटीन ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथ में कुछ पैसा रखना चाहिए, रिटेन कैश। फिर आप क्रेडिट फंक्शन यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, जैसे बैंक से क्रेडिट कार्ड लेके कर सकते हैं, या बैंक से ओवरड्राफ्ट लेके अपने शॉर्ट टर्म की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि आप सरप्लस वाले दिनों के अंदर, जब आपके पास इनकम ज्यादा होती है, आपके पास रिसीट्स ज्यादा होते हैं पेमेंट से, उन दिनों में जब आपके पास सेविंग ज्यादा हो जाए तो वो सेविंग करके रखें। और उनको जब नेट डेफिसिट का दौर आए, जब आपके पास अखराजात ज्यादा हो, तो उस दौर में उससे उसको फाइनेंस कर लें, यानी पूरा कर लें। ठीक है ना जी, ये तरीका है। यानी अच्छे दिनों में बचा के रखें और बुरे दिनों में उनको यूज कर लें। फिर दूसरा ये है जी, मीडियम टर्म की जो आपकी नीड्स हैं उनको कैसे पूरा करेंगे। तो उनको पूरा करने का तरीका ये है कि अब मीडियम टर्म की नीड्स क्या क्या, अभी शॉर्ट टर्म की नीड्स क्या थी वो मैंने अभी आपको बताई कि शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की होती हैं। ठीक है ना जी। और जो मीडियम टर्म की नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, वो क्या होती हैं कि उन्होंने कोई मोर एक्सपेंसिव आइटम खरीदने हैं, या इनफ्रीक्वेंट परचेज करनी है, जो मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं करते, ऐसे एकदम आ जाती है कोई चीज आपको करनी पड़ जाती है, यानी मेडिसिन पे खर्चा हो जाता है या कोई और हो जाता है, तो आप जो है ना उसको करना पड़ जाता है, आपको हॉलीडे आ जाती है या कोई समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए क्या है कि फिर वही बात है कि आप सेव करके रखें अपने पास, बैंक में एक अकाउंट ओपन करें, डिपॉजिट करें अकाउंट, पैसा वहां पे जमा करें। फिर यह है कि आप मनी को क्या कर लें, बोरो कर लें, और फिर क्या करें, उसको फिर एक टाइम पीरियड के बाद वापस कर दें। उसके लिए आपको बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा, या हायर परचेज या लीजिंग या दूसरे जो फाइनेंस एग्रीमेंट्स होते हैं वो करने पड़ेंगे। तीसरा तरीका ये है, ये आपको तरीके बता रहे हैं कि आपने अपनी तीनों किस्म की जो एक्सपेंडिचर्स हैं या नीड्स हैं उनको कैसे पूरा करना है जबकि आपके पास पैसा उस वक्त ना हो। तो लॉन्ग टर्म जो नीड्स हैं, यानी आपने घर खरीदना है, आपने कोई रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है या कोई कुछ करना है, तो उसके लिए क्या करें, आप कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीद लें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मीन्स कोई बॉन्ड खरीद लें, कोई शेयर खरीद लें, कोई पेंशन प्लान ले लें, कोई इंश्योरेंस करवा लें, वगैरह वगैरह। फिर मॉर्गेज किसे कहते हैं, मॉर्गेज कहते हैं जिसमें आप जमीन से कोई जो है ना वो कर्जा लेते हैं, यानी जमीन जिसमें इन्वॉल्व हो रही होती है, लैंड इन्वॉल्व हो रही होती है। तो मॉर्गेज आर द लोन यूज टू एक्वायर एन एसेट, टिपिकली अ प्रॉपर्टी। और उसमें क्या होता है कि लैंड एज ए कोलेट्रल यूज हो रही होती है। कोलेट्रल कहते हैं जमानत के तौर पर, या लैंड के लिए आप कर्जा ले रहे होते हैं, या लैंड को जमानत के तौर पर रख के फिर कर्जा ले रहे होते हैं। दोनों कर्जों को आप मॉर्गेज लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं जी। इसका मतलब ये है जी कि आ गया कि जो आम लोग होते हैं उनकी इनकम कहाँ से आती है, उनके एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं। फिर अगर उनमें इनकम और एक्सपेंडिचर में साइमल्टेनिटी ना हो, उनमें सिंक्रोनाइजेशन ना हो, तो फिर उन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के तरीके क्या क्या हैं।